इनसे मिलिए। दोस्तों नमस्कार। सांसों का चुकने लगा खाता और हिसाब, पढ़ी न पूरी जिंदगी पढ़ते रहे किताब, या फिर एक फैंटेसी बुने आओ, गीत जो अब तक नहीं गाया हम उसे समझे आओ। ऐसी पंक्तियों के रचनाकार यश मालवीय से यूनुस खान की बातचीत आज इनसे मिलिए कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं। आपको बता दें कि यश मालवीय के कविता संग्रह है कहो सदाशिव, उड़ान से पहले, एक चिड़िया अलगनी पर एक मन में और बुद्ध मुस्काए। उनके व्यंग्य संग्रह हैं कृपया लाइन में आए और सर्वर डाउन है। कई महत्वपूर्ण सम्मानों से सम्मानित यश मालवीय जी के रचना संसार से गुजरना अनमोल अनुभव होता है। तो चलिए सुनते हैं रचनाकार यश मालवीय से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। दोस्तों, विविध भारती पर इस समय इनसे मिलिए कार्यक्रम में हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं जाने माने कवि और गीतकार यश मालवीय। यश जी वो गीतकार हैं जिन्होंने लिखा है ठोस लिखना या तरल लिखना, दोस्त मेरे कुछ सरल लिखना। बहुत बहुत स्वागत है यश जी इस कार्यक्रम में। जी प्रणाम कर रहा हूँ मैं भी। मैं मुंबई में हूं यश जी, और आप इलाहाबाद में हैं। आपने इलाहाबाद पर भी लिखा और मुंबई पर भी लिखा, लेकिन सवाल ये है कि सबसे पहले लिखने का सिलसिला शुरू कैसे हुआ आपके जीवन में? इलाहाबाद, खासतौर से अगर आप मुंबई में हैं तो इलाहाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का आता है। बिल्कुल। और डॉक्टर धर्मवीर भारती का। जी। ये दो रचनाकार ऐसे हैं जिन्होंने इलाहाबाद और मुंबई के बीच पुल का काम किया है। इलाहाबाद में जो साहित्य की त्रिवेणी है और मुंबई में जो साहित्य और कला संस्कृति का प्रसार है, दोनों ने मिल के कला संस्कृति, साहित्य, हिंदी सिनेमा और हमारे पूरे समय और समाज को एक सूत्र में बांध के रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो मेरे लिखने की शुरुआत हुई उसमें पिता उमाकांत मालवीय को याद करता हूँ। बिल्कुल, वो एक लब्ध प्रतिष्ठित घरमुख का जमाना था जी। तो भारती जी खत लिखा करते थे कि देखो ऐसा है कि दीपावली विशेषांक निकाल रहा हूँ और अलग अलग मिष्ठान्न तीर्थों पे लिखवा रहा हूँ। मथुरा से मैटर आ गया है, बनारस से मैटर आ गया है। इलाहाबाद किसी से 19 नहीं पढ़ना चाहिए। तो इलाहाबाद जो है हमारी रचनात्मकता में, हमारी चेतना में सांस की तरह समा गया। बढ़िया। और फिर थोड़ा चेतना संभाली तो मुझे कैलाश गौतम जैसे प्रिय कवि का सानिध्य मिला। क्या बात है। कैलाश गौतम तो यहाँ तक कहते हैं बंबई और इलाहाबाद को जोड़ते हुए कि जब से आया बंबई तब से नींद हराम, चौपाटी तुझसे भली लोकनाथ की शाम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। या वो कहते हैं कि याद तुम्हारी मेरे संग वैसे ही रहती है जैसे कोई नदी किले से सट के बहती है। क्या बात है, क्या बात है। इलाहाबाद वासियों के लिए बड़ी अहम पंक्तियां हैं जी। ये चेतना जो है, जो महानगरीय बोध के साथ कस्बे को, गांव को, नगर को, हमारी मोहल्ला संस्कृति को जीवित करती है। वहाँ पे नुक्कड़ हैं, चाय खाने हैं, और वहाँ पे कहीं शैलेंद्र के गीत गूंज रहे हैं, कहीं आनंद बख्शी के गीत हैं, और खासतौर से सिनेमा और साहित्य के जो रिश्ते हैं उसमें हिंदी के फिल्मी गीतों ने भी, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे, भाग न बाचे कोई। क्या बात है। या चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। तो ये जो चेतना है, ये जो भाव व्यंजना है, उसने भाषाओं को करीब लाने का भी काम किया जी। हिंदी और उर्दू, इन भाषाओं को जोड़ के हमारे समय को एक चेहरा दिया। सही है। और ये चेहरा जो है हमारे पूरे भारतीय जनमानस का चेहरा था, जिसमें आम आदमी की आवाज थी, उसका संघर्ष था, उसकी जिजीविषा थी, और उसके वो मूल्य थे जिनसे वो टकराता रहता था रोजमर्रा की जद्दोजहद से, संघर्ष से, और अपना एक शक्ल लेता हुआ समाज तैयार करता था। बिल्कुल। और ये सब आपकी रचना धर्मिता में भी नजर आता है, आपकी कविताओं में भी नजर आता है। सबसे पहले आपने जो कविता लिखी थी वो कौन सी थी? सबसे पहले एक बाल कविता लिखी थी जी।
और वो कविता मुझे याद आ रही है, देखा चिड़िया घर में जबरा, लगा रहा था वो अलजेब्रा। अरे क्या बात है। क्या उम्र रही होगी आपकी? मेरी उम्र थी उस समय 8 वर्ष। हाँ हाँ। और ये कविता भारती जी ने जी। धर्मयुग बाल जगत में छापी थी। तो उन्होंने उस समय हरी स्याही में एक चिट्ठी लिखी थी। हरी स्याही, अच्छा स्याही का रंग भी याद है आपको? स्याही का रंग याद है, वो तो मन पे लिख गया ना। जी जी जी। तो ऐसा लगता था जैसे कि उन्होंने लिखा कि तुम्हारी कविता सुबह की डाक से मिली, और कविता ये स्पष्ट आभास देती है कि तुम अपने पिता की यश कीर्ति का दुगना विस्तार करोगे। क्या बात है। तो कभी कभी मैं उस चिट्ठी को यूं ही देख लेता हूँ, एक धरोहर की तरह। और मैं जब पहली बार, वो समय भी याद कर रहा हूँ, मैं शायद 18-19 साल का था, जब अमिताभ इलाहाबाद से चुनाव लड़ने आए थे। तो जाहिर है कि बच्चन जी भी आए थे। तो बच्चन जी के सम्मान में गोष्ठी हुई थी जी। उसमें राम कुमार वर्मा थे, महादेवी जी थी, और संयोग से पाकिस्तान से फैज अहमद फैज भी आए हुए थे। क्या बात। तो हम लोगों से कहा गया कि कुछ अपना प्रतिनिधि सुनाइए। तो उन्हीं दिनों एक दोहा कहा था। पहले तो वो दोहा सुनाया। सुनाइए ना। वो दोहा याद है हमको। जी सुनाइए। ये कैसी बारीकियां, कैसा तंज महीन, ये कैसी बारीकियां, कैसा तंज महीन, हम बोले मर जाएंगे, वो बोले आमीन। क्या बात है। तो व्यंग का जो एक तेवर होता है, जी जी, और उसके साथ हमारे समय का जो सौंदर्य चेतना है, एक ग्रो करता हुआ कवि, एक बढ़ता हुआ कवि, एक अपना रास्ता बनाता हुआ कवि, और खास तौर से वो कवि जिसके ऊपर एक बड़ी छाया भी हो। तो पहला संघर्ष तो ये था कि उस छाया से अलग हटके हम अपना रास्ता कैसे बनाते हैं। तो मुझसे कहा उन्होंने, कैलाश गौतम ने, कि बड़े जो चरण चिन्ह छोड़ गए हैं, पद चिन्ह, उन्हीं पे चलना होगा आगे। तो हमने कहा नहीं, वो पद चिन्ह तो मेरे माथा टेकने के लिए है, उन पद चिन्ह को हम रौंद नहीं सकते, हम अपना अलग रास्ता, अलग पगडंडी बनाएंगे। आप सुन रही हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। यश जी, कैसे आपने वो रास्ता बनाया जो आम आदमी की समझ से होकर जाता है, जहां आपकी भाषा की सरलता है लेकिन भावों की सघनता है। मैं कुछ पंक्तियां अपने श्रोताओं तक आपकी पहुंचाना चाहता हूं, जिससे जो लोग आपके साहित्य से परिचित नहीं हैं वो भी परिचित हो जाएं, और जो आपसे परिचित हैं वो उन्हें याद आ जाएं। जैसे कि मुगल सराय स्टेशन की भागदौड़ और बदहवासी को अपनी कविता में कुछ यूं जगह दी कि स्टेशन की किचकिच और हाय हाय हुए, हम मुगल सराय हुए। हम मुगल सराय हुए। क्या बात है। फिर मुझे वो कविता बड़ी याद आती है कि कितनी सरलता से परिवार की बात आपने कही है कि टीवी की शौकीन हमारी नानी जी और खाती हैं नमकीन हमारी नानी जी, बिना साबुन पानी जाड़े के मौसम में होती है ड्राई क्लीन हमारी नानी जी। कमाल है ये जो बुनावट है, सरल शब्दों में भावों की सघन बुनावट, ये कहाँ से आती है, जिसमें घर परिवार की बातें हैं, रिश्ते हैं, आस पड़ोस का माहौल है? हाँ, तो उसमें आसान जबान ही एक जरिया था जी, जिससे मुझे लगता था कि हम अपनी बात कह सकते हैं। तो उसमें जैसे कि एक व्यक्ति परदेश में है और धीरे धीरे करके एक एक चेहरे याद कर रहा है। अच्छा। कभी उसे माँ याद आती है, कभी भाभी याद आती है, कभी पिता याद आता है। तो उसमें हमने गीत लिखा था कि सोच रहा परदेसी कैसे होंगे घर के दिन, सोच रहा परदेसी कैसे होंगे घर के दिन, आंगन में तुलसी का बिरवा झूम रहा होगा, घुटनों पर घर भर में बेटा घूम रहा होगा, वाह वाह, लेकिन नींद न आई होगी उसको मेरे बिन, सोच रहा परदेसी कैसे होंगे घर के दिन। क्या बात है, क्या बात है। कंधे में सिंदूर लगाकर मांग भरी होगी, दर्पण के आगे जाते ही आंख भरी होगी, पोंछ लिए होंगे पल्लू से आंसू के पलछिन, वाह, सोच रहा परदेसी कैसे होंगे घर के दिन। क्या बात है। घर आई बहन भी बिटिया सुला रही होगी, आ मामा कहकर बुला रही होगी, सरक रही है बोझिल घड़ियां छवियों को गिन गिन,
सोच रहा परदेसी कैसे होंगे घर के दिन। क्या बात है, क्या बात। भाभी ने दुलार के मेरे कितने नाम धरे, आहा, उसकी मीठी छेड़छाड़ अब यादों में अखरे। वाह, अब भी भैया से सौ नखरे, जैसे हो कमसिन। क्या बात। सोच रहा परदेसी कैसे होंगे घर के दिन। बाबू ने मुश्किल से मुंह में तौर धरा होगा, भरा भरा घर होगा, मन भी भरा भरा होगा। कई घरेलू बातें मन में चुभो रही हैं पिन। सोच रहा परदेसी कैसे होंगे घर के दिन। भूल भूल कर माँ हमको ही टेर रही होगी, अनमन सी बैठी बस माला फेर रही होगी। भूखी रही स्वयं और हमको दिया दूध का ऋण। सोच रहा परदेसी कैसे होंगे घर के दिन। क्या बात है। सोच रहा परदेसी कैसे होंगे घर के दिन। इस गीत को जब हम सुना रहे हैं आपको, तो मुझे बंबई का परिवार का वो कवि सम्मेलन याद आ रहा है जो चौपाटी पे होता था, बिल्कुल मैरीन ड्राइव पे। तो नौशाद साहब थे मंच पे जी। उन्होंने डबडबाई आंखों से हमें गले लगा लिया था और एक शेर पढ़ा था। और वो शेर मुझे याद है कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बड़ी देर से मिला है मुझे। क्या बात है। बोले मैं इसकी ऐसी धुन बनाता बरखुरदार कि आप याद करते, लेकिन जीवन की एकदम गोधूली में आप मिले। लेकिन फिर भी उन्होंने ग्रीन रूम में उसको गा के अपनी तरह से सुनाया। तो एक ये और एक टुकड़ा और सुनाते हैं आपको। जरूर जरूर, स्वागत है। हम भी कितने सस्ते हैं, जब देखो तब हंसते हैं। जब देखो तब हंसते हैं। हम भी कितने सस्ते हैं, जब देखो तब हंसते हैं। बात बात पर जी हाँ जी, उल्टा पढ़े पहाड़ा भी। वाह, पूंछ ध्वजा सी फहराना, बस विनती विनती विनती। क्या बात। सदा सधाया अभिनय है, रटे रटाए रस्ते हैं। हम भी कितने सस्ते हैं, जब देखो तब हंसते हैं। क्या बात, हम क्या बात। तो इमला लिखते हैं, पैसा हो दिखते हैं। आहा, रोज खरीदे जाते हैं, रोज मुफ्त में बिकते हैं। वो जब जब पर्वत होते, हम दलदल में धंसते हैं। हम भी कितने सस्ते हैं, जब देखो तब हंसते हैं। क्या बात है। मुद्राएं त्योरी वाली, एक सांस 100 गाली। हमको तो आदत इसकी, पेट बजाए या ताली। वाह, इनके या उनके आगे हम तो सिर्फ नमस्ते हैं। हम भी कितने सस्ते हैं, जब देखो तब हंसते हैं। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि जो बड़े रचनाकारों का साथ मिला मुझे बचपन से, घर में भवानी मिश्र का आना होता था। हाँ, महादेवी जी ने हमारी शादी का कार्ड लिखते हुए ये लिखा था कि दो हमारे आत्मीय साहित्यिक परिवार एक हो रहे हैं जी। और उस दिन जब बारात लेके हम अशोकनगर स्थित उनके आवास पे गए, तो बाकायदे वत्सल आंखों से डबडबाया हुआ एकदम गेट पे थी। और जब उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा था, तो मैं इस समय बता रहा हूँ तो रोमांच हो रहा है, लग रहा था जैसे पूरी सदी का हाथ मेरे सिर पे है। क्या बात है। और जब ये हुआ, पूरे शहर में कर्फ्यू था, तो ये हुआ कि कैसे प्रोग्राम हो, कैसे संभव हो सकता है प्रोग्राम। तो हमारे ससुर ने, रामजी पांडे जी हिंदुस्तानी अकेडमी में सचिव थे जी जी, उन्होंने बिस्मिल्लाह खां का कैसेट लगा दिया। तो बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई गूंजने लगी। उस शहनाई की गूंज के साथ पहले तो सुनती रही, फिर बोली देखो बिस्मिल्लाह खां साहब ऐसे शख्स हैं जिन्होंने एक हाशिए पर पड़े वाद्य को केंद्र में लाके रख दिया। लेकिन दृष्टि का उत्सव तो तब होगा जब शहनाई बजाने वाले सीधे आए घर। तो उन्होंने डीएम को फोन किया, कर्फ्यू ग्रस्त इलाके से शहनाई बजाने वाले आए और गेट पे जब वो शहनाई बजाने लगे तो उनकी टिमटिमाती आंखों में जो आलोक दिखाई दिया, वो आलोक आज भी जैसे रास्ता देता है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जाने माने रचनाकार यश मालवीय से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। इसका दूसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते इनसे मिलिए कार्यक्रम में। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं विजय दीपक छिब्बर। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम बस यहीं तक।